हम बात करेंगे डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस क्या होते हैं? ये एक तरह की स्टेटमेंट है, मींस कि हमने सबसे पहले पेशेंट को असेस किया, उसके साइन एंड सिम्टम्स देखे, उसके बेस पे हम देखेंगे कि पेशेंट को क्या डायग्नोज आ रहा है, ठीक है, कि पेशेंट को क्या प्रॉब्लम आ रही है, एंड उसी के बेस पे हम प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन करेंगे। तो जो डायग्नोसिस होते हैं वो एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट है नर्सेज मेक रिगार्डिंग अ पेशेंट कंडीशन विच शी यूजेस टू कम्युनिकेट प्रोफेशनली। तो नर्सिंग डायग्नोसिस के हम देख टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस देख लेते हैं। सबसे पहले है एक्चुअल नर्सिंग डायग्नोसिस, मींस कि जो एक्चुअल कंडीशन पेशेंट की बताए कि पेशेंट को इस वक्त ये दिक्कत है, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। रिस्क में मतलब कि उसे कोई साइन एंड सिम्टम नहीं आ रहा, अभी तक वो प्रॉब्लम पेशेंट को हुई नहीं है, लेकिन हो सकती है, उसकी बॉडी कुछ ऐसा रिस्पॉन्स दे रही है जिससे वो प्रॉब्लम आगे हो सकती है। तो इसे कहते हैं हम रिस्क नर्सिंग डायग्नोसिस। इसकी एग्जांपल है रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी रिलेटेड टू डिक्रीज्ड पेरिफेरल सर्कुलेशन एंड डायबिटीज़, ठीक है। वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस, इसमें क्या होता है कि इसमें हम पेशेंट के देखते हैं कि पेशेंट की स्ट्रेंथ क्या है, पेशेंट खुद ब खुद कितना चाहता है कि वो ठीक होए। मतलब कि पेशेंट्स क्या होते हैं, वो पहले हिम्मत हार जाते हैं कि अब तो भाई मुझे पता नहीं क्या बीमारी होगी, मैं तो ठीक ही नहीं हो पाऊँगा। लेकिन वेलनेस नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या है, इसमें हम पेशेंट की लेवल ऑफ वेलनेस देखते हैं कि वो कितनी हद तक ठीक हो रहा है, क्या उसमें कोई इम्प्रूवमेंट आ रही है, उसकी फैमिली कितनी कोपिंग है, कितना उसे कोप अप कर रही है ठीक होने में, ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस में क्या आ जाता है, इसमें कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम क्लियर नहीं होती, इसमें जस्ट होता क्या है, इसमें जैसे एग्जांपल लिखी हुई है पॉसिबल सोशल आइसोलेशन रिलेटेड टू अननोन एटियोलॉजी। इसमें हमें पता है कि पेशेंट आइसोलेशन में है लेकिन उसको कोई रीज़न नहीं है, इसमें हमें कोई भी रीज़न आइडेंटिफाई नहीं होता, ठीक है। सिंड्रोम डायग्नोसिस में क्या आ जाता है कि एक टाइम पर बहुत सारे डायग्नोस इकट्ठे बन रहे हों, जब मतलब कि बहुत ज़्यादा साइन एंड सिम्टम्स इकट्ठी हो रही हो, एकदम एक पेशेंट में हमें काफ़ी सारे डायग्नोसिस मिल रहे हैं, वो आ जाता है सिंड्रोम में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है क्लस्टर डायग्नोसिस एसोसिएटेड विद बेड रिडन पेशेंट इंक्लूड impaired physical mobility, risk for impaired tissue perfusion, risk for impaired skin integrity and etc. नेक्स्ट जो मेन चीज़ आती है वो है कॉम्पोनेंट ऑफ नर्सिंग डायग्नोस। अब हमें पता तो लग गया है कि नर्सिंग डायग्नोस है क्या, कितने टाइप्स के हैं। अब बात है कि नर्सिंग डायग्नोस बनाते कैसे हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दिस डिस्क्राइब द सेंस ऑफ पेशेंट रिस्पॉन्स टू हेल्थ कंडीशन इन अ फ्यू वर्ड्स इज पॉसिबल। मतलब कि सबसे पहले हमने लिखना है कि पेशेंट को प्रॉब्लम क्या हो रही है। जैसे हमने यहाँ ऊपर देखा, ऊपर लिखा था रिस्क फॉर इम्पेयर्ड टिश्यू परफ्यूजन, रिस्क फॉर इम्पेयर्ड स्किन इंटीग्रिटी, ये लिख दिया हमने, ठीक है। उसके बाद एटियोलॉजी, उसका रीज़न। अब यहाँ तो हमने लिख दिया कि पेशेंट को रिस्क है जी कि उसकी स्किन इंटीग्रिटी इम्पेयर हो सकती है, क्यों हो सकती है वो रीज़न हमने लिखना है एटियोलॉजी में, ठीक है। या फिर एटियोलॉजी लिख के स्टार्ट कर सकते हैं, रिलेटेड टू लिख के कर सकते हैं, फिर कॉजेज़ लिख कर हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं डिफाइनिंग करेक्टरिस्टिक साइन एंड सिम्टम। अब देखो सबसे पहले हमने पेशेंट की डिसीज़ कंडीशन बनाई कि ये है, ठीक है। जैसे हमने बना दी एक्टिविटी इंटॉलरेंस, ठीक है, एक्टिविटी इंटॉलरेंस। उसके बाद एक्टिविटी इंटॉलरेंस क्यों है, रिलेटेड टू क्यों है, पेशेंट एनीमिक हो सकता है, एनीमिया हो सकता है पेशेंट को, इसलिए वो ज़्यादा काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो रीज़न लिख दिया। उसके बाद लिखना है कि हमें कैसे पता चला, फिर हम लिखेंगे एज एविडेंस्ड बाय फिज़िकल एक्सप्रेशंस या फिर जेस्चर्स, कुछ भी लिख सकते हैं इसमें, ठीक है। इसमें मेनली हमने लिखना है कि हमें कैसे पता लगा उस डिसीज़ कंडीशन के बारे में। इसके बाद आ जाती है हमारे पास प्लानिंग में क्या है, अब हमने असेसमेंट कर ली कि पेशेंट को क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं, उसके बाद हमने डायग्नोस बना लिया कि क्या डिसीज़ कंडीशन आई है। उसके बाद हम प्लानिंग करेंगे कि अभी हमने उसको केयर कैसे प्रोवाइड करनी है, ठीक है, गोल सेट करेंगे,
ठीक है। तो इसके भी 3 टाइप्स हैं, इनिशियल, ऑनगोइंग एंड डिस्चार्ज। इनिशियल जो हम सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, जब पेशेंट आया हमने प्लान किया कि हम उसे ये केयर देंगे, ठीक है। ऑनगोइंग ट्रीटमेंट के चलते चलते जो हमने चेंजमेंट्स किए प्लानिंग में, वो आ जाते हैं ऑनगोइंग में, कि हमने कुछ ऐड कर दिया या फिर कुछ निकाल दिया केयर में से कि ये नहीं करना, अब ये हो गया, ठीक है, ऐसे। थर्ड आ जाते हैं डिस्चार्ज, कि डिस्चार्ज के टाइम पे हमने उसको क्या केयर प्लान उसके लिए तैयार किया है, ठीक है। अब प्लान तो कर लिया, अब उसे इम्प्लाई भी तो करना है। इम्प्लीमेंटेशन में क्या है कि जो हमने प्लानिंग में नर्सिंग केयर बनाई थी, कि जो हमने नर्सिंग प्लान बनाया था, अब उसको अप्लाई भी करना है पेशेंट के ऊपर, ठीक है। अब इसके भी टाइप्स हैं, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट एंड कोलैबोरेटिव। इंडिपेंडेंट की पेशेंट खुद ब खुद क्या वो चीज़ कर सकता है, अगर हमने लिख दिया कि नर्सिंग केयर प्लान में कि उसने ये ऑरल मेडिकेशन लेनी है, क्या वो खुद खा सकता है, डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट है। सेकंड डिपेंडेंट, कि उसे किसी की ज़रूरत चाहिए ये काम करने को, अगर हमने एक्सरसाइज। नेक्स्ट आ गया कोलैबोरेटिव। कोलैबोरेटिव में क्या होता है, नाम से ही पता लग रहा है कि कोलैबोरेटिव फॉर्म में हम पेशेंट को केयर प्रोवाइड कर रहे हैं, मींस कि जिसमें पेशेंट के फैमिली मेम्बर्स भी इन्वॉल्व हो, पेशेंट भी, हम भी एंड आगे मेडिकल स्टाफ भी। उसके बाद हम आ जाते हैं एवेल्यूएशन पे। अब हमने सब काम कर लिया, पेशेंट पे हमारा नर्सिंग प्लान भी अप्लाई कर दिया, ठीक है जी। अब हम देखेंगे कि क्या इसका कोई बेनिफिट हुआ, क्या जो हमने नर्सिंग केयर प्लान बनाया था वो पेशेंट पर काम करा। तो हम एवेल्यूएशन में चेक करेंगे कि जो हमने अप्लाई किया था क्या उससे उसका कोई बेनिफिट हुआ। अगर तो बेनिफिट हुआ तो ठीक है, वरना अगर कोई हमें लगा कि नहीं यार पेशेंट की कंडीशन में तो कोई सुधार नहीं आ रहा, तो हम फिर से चेंज करके दोबारा से असेसमेंट करेंगे कि हमें लगेगा कि हमसे कोई दिक्कत हुई होगी, हमसे सही तरीके से असेसमेंट नहीं हुई होगी, इसलिए शायद आउटकम सही नहीं आए, तो हम फिर से ये साइकिल स्टार्ट करेंगे। इसीलिए इसे साइक्लिक एंड डायनामिक प्रोसेस कहते हैं।